गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के जो है अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो इतिहास के 2 चैप्टर्स देख चुके हैं। भारत में राष्ट्रवाद को हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं और अगले हम लोग जो है प्रिंटिंग प्रणाली को देखेंगे। उन सब चीज़ों को हम लोग अभी आगे देखेंगे। और अर्थशास्त्र में अभी तक हम लोग जो है 2 चैप्टर देख चुके हैं। पहला चैप्टर था विकास, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट कितने प्रकार के हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे डेवलपमेंट होती है, अर्थव्यवस्था क्या है, कितने प्रकार के, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में समझा रखी है। अगर आपको देखना हो तो आगे आइकॉन में ऊपर दे देंगे वीडियो की लिंक्स, आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो वीडियो की लिंक्स जो है आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है। दूसरा चैप्टर्स जो है भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसको हम लोगों ने बता चुका है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, क्या क्या है उनको डिटेल में हमने बता रखा है। आज हम लोग जो है मनी एंड क्रेडिट को आज देखेंगे, जो अर्थशास्त्र के तीसरे चैप्टर से है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में जो है मुद्रा और साख कहते हैं। ये जो अर्थशास्त्र के तीसरे चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और हो सकता है स्टेट बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड, क्योंकि देखिए स्टेट बोर्ड में क्या होता है थोड़ा अप डाउन हो जाता है। किसी स्टेट बोर्ड में हो सकता है कि कुछ नए चैप्टर सेट कर दिए जाते हैं, बट हम लोग का बेस जो होता है एनसीईआरटी होता है। देखिए एनसीईआरटी ही हमारा बेस होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही हर जगह पूछी जाती है। पूछी तो ऐसे स्टेट बोर्ड की अगर एग्जाम जाए तो स्टेट बोर्ड से पूछी जाएगी, बट एनसीईआरटी इन द बेस मैन जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मैन एक ही जगह होता है तो वो एनसीईआरटी होती है, बट बाकी सारी चीज़ें उनके हिस्से हैं, तो वही चीज़ें। तो पहला शब्द आता है इसमें सर मुद्रा। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें पहला वर्ड आया मुद्रा और साख। तो पहले मुद्रा को पढ़ लेते। मुद्रा होता क्या? मुद्रा का दूसरा नाम करेंसी है, जो इंग्लिश शब्द उसका करेंसी है। इसका दूसरा शब्द, तीसरे शब्द में कह सकते हैं पैसा, धन। वह मुद्रा का वह रूप है जो मानव की दैनिक क्रियाएं, दैनिक क्रिया आप समझते हैं? दैनिक क्रिया का मतलब ये होता है कि आप दिन प्रतिदिन जो काम करते हैं उससे, जिसको हम लोग कहते हैं दैनिक प्रतिक्रिया। जो मानव के दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है, जो जीवन जीते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दैनिक जीवन। इनमें क्रय और विक्रय की बात की जाती है। ठीक है। क्रय और विक्रय, आप तो समझ सकते हैं, क्रय समझाने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, ऐसे समझिए, क्रय मतलब होता है खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। ठीक है। तो खरीद और बिक्री के लिए जो मानव दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो वही तो मुद्रा है। ठीक है। और मुद्रा देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक सिक्के होते हैं, एक कागज होते हैं। उसके और भी कई सारे रूप्स होते हैं, जो कि आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है। तो आमतौर पर किसी भी देश में जो भी मुद्राएं यूज की जाती है, उसको जो राष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है वहाँ की। जिस तरह से भारत का रुपया है, ठीक है, उसी तरह जो है अन्य देश का, जैसे बांग्लादेश का टाका है, और अन्य देश का जैसे जो है आप अमेरिका जाएंगे, यहाँ का डॉलर है, यूएसए का रियाल है, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपना करेंसी है। ठीक है। ठीक है, आप समझ गए। मुद्रा के 2 कार्य होते हैं। मुद्रा आप समझ गए, मुद्रा होता है क्या है सर? दिन प्रतिदिन जो दैनिक जीवन में हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। ठीक है। मुद्रा के 2 कार्य होते हैं, बेसिकली 2 कार्य होते हैं। एक प्राइमरी, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्राइमरी और हिंदी में प्राथमिक। मुद्रा कार्यों के उन सब कार्यों में शामिल करते हैं जो प्रत्येक देश में प्रत्येक समय मुद्रा द्वारा किए गए कार्य 2 तरह के शामिल किए, 2 तरह के कार्य होते हैं। एक तो होता है विनिमय का माध्यम। आप इस बात को समझिए, विनिमय, तो विनिमय होता क्या है पहले इस बात को समझ लीजिए। विनिमय मतलब एक्सचेंज, इंग्लिश में उसको एक्सचेंज कहते हैं और हिंदी में विनिमय कहते हैं। और अगर और उसको हम तोड़ के अगर बोलें तो बदलेन, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें, बदलेन होती है। बदलेन मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु। ठीक है। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं, जिसको बार्टर सिस्टम कहा गया है। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। बट मॉनेटरी में क्या होता है? मॉनेटरी सिस्टम में जो मुद्रे के यानी पैसे के बदले जो है कोई वस्तु खरीदी जाती है या तो बेची जाती है। ठीक है। ठीक है। देखिए, जब वस्तु खरीदना और खरीद और बिक्री कितनी आसान कर दी जब मुद्रा का इन्वेंशन होता है। जब मुद्रा नहीं था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है। आप समझ सकते हैं कि गाय के बदले अगर किसी भैंस को दीजिए, भैंस के बदले गाय दीजिए, तो कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, उसकी वैल्यूएशन करना कितना मुश्किल रहा होगा। ठीक है। जब से व्यक्ति
ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया, तभी से मनुष्य के समय और शक्ति बहुत बचत हुई। ऑब्वियस सी चीज़ है। मुद्रा के समान स्वीकृत रूप भी गुण है और इसलिए मुद्रा का विनिमय कार्य आसान बना दिया। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मूल्य का मापन, मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं एवं सेवाओं का माप सकते हैं। बहुत लंबे समय जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो उन वस्तु के मूल्य को मापने में कठिनाइयाँ होती थी। अब वर्तमान समय मुद्रा का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापने में कठिनाइयाँ नहीं होती है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य का मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है और व्यापारिक फॉर्मों एवं लाभ, लागत, हानि, कुल आय आदि के अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। और मुद्रा द्वारा किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है और तथा भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट या विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। सेकेंडरी कार्य को हम लोग देख लेते हैं। सेकेंडरी कार्य क्या है? ठीक है, तो गौण कार्य वो कार्य होते हैं जो प्राथमिक कार्यों में सहायता करते हैं। अब इस सेकेंडरी वर्क जो होते हैं, आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी वर्क को जो सहायता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था विकसित होने लगती है तो सहायक कार्य की भूमिका बढ़ जाती है। सहायक कार्य में हम लिखित कार्यों को शामिल करते हैं। स्थगित भुगतानों का मांग, इस मुद्रा के इस कार्य से हम उन सभी भुगतानों को शामिल करते हैं जिनमें भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य में के लिए स्थगित करते हैं, मतलब रोक लिया जाता है। और स्थगित भुगतान में ऋण के भुगतान को भी शामिल किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जब हम ऋण लेते थे, मूलधन एवं ऋण का निर्धारण करना मुश्किल होता था। आप समझ सकते हैं कि क्या मुश्किलें हो रही होगी, परंतु मुद्रा के प्रचलन के बाद हमें इस तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और मुद्रा में हमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है और इससे किसी भी देश के व्यापार तथा वाणिज्य का विकास संभव हो जाता है। और जब मुद्रा स्थगित भुगतानों के रूप में कार्य करती है तो पूंजी का निर्माण, साख का निर्माण भी बहुत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें मूल्य का संचय। जब विनिमय प्रणाली प्रचलित थी तो उसमें वस्तुओं के को आपस में विनिमय कर सकते थे, वस्तुओं का संचय नहीं कर सकते थे। ठीक है, मतलब वस्तु को जो है एक्सचेंज कर सकते थे बट उसको एक जगह रोक नहीं सकते थे। ठीक है, जब हम मुद्रा को बचत के रूप में करते हैं तो हम बहुत कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। आप समझिए, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली जब एक वस्तु को आप रखेंगे तो कम से कम प्लेस जगेंगे, लेकिन आप मुद्रा जो है आप एक छोटे से सिक्के में रख लेते हैं, मतलब छोटे से जो प्लास्टिक के कार्ड में जो है लाखों करोड़ रुपया हो जाते हैं लोगों के, तो मतलब कितनी आसान हो चुकी है। ठीक है, परंपरागत अर्थशास्त्री मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम मानते हैं, जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं सबका मानना ये है कि मुद्रा का संचय पर अधिक बल देते हैं। मतलब उनका मानना है कि मुद्रा का जो संचय है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल्यों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू, इंग्लिश में इसको ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू हम लोग कहेंगे। मूल्य के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है, यानी मुद्रा के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति तथा तरलता का गुण होने के कारण हम इसको आसानी से हस्तांतरित कर पाते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का हस्तांतरण करना मुश्किल कार्य होता था, जबकि लोगों के पास ज़्यादा धन होता था, वो उसको उधार देकर आय प्राप्त कर सकते हैं। जबकि मुद्रा की आवश्यकता है तो मुद्रा द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। फिर हम लोग आकस्मिक कार्य देखते हैं जिसको हम लोग इमरजेंसी वर्क कहते हैं। ठीक है, अधिकतम संतुष्टि, मुद्रा को खर्च करके एक व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुद्रा वह वस्तुएं सेवाओं खरीदता है और उसकी उपयोगिता को प्राप्त करता है। इसी प्रकार उत्पादक भी अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं और तभी समाज मुद्रा से अपने कल्याण को भी बढ़ा सकते हैं। और मुद्रा द्वारा हम वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता एवं साधन के सीमांत उपयोगिता के बराबर कीमत देकर अधिकतम संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का वितरण, तो मुद्रा के द्वारा राष्ट्रीय आय का वितरण करना बहुत आसान हो गया। प्रत्येक साधन को एक उसकी सीमित उत्पादकता के बराबर में कीमत देकर राष्ट्रीय आय का विवरण कर सकते हैं। परंतु जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी तो उस समय में राष्ट्रीय आय का वितरण माप करना काफ़ी कठिन रहा होगा। मुद्रा के द्वारा मूल्य को भी माप सकते हैं और राष्ट्रीय आय का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय को
मुद्रा द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में विस्तृत कर सकते हैं। पूंजी की तरलता में वृद्धि, लिक्विडिटी जिसको हम लोग कहते हैं, लिक्विडिटी इन द कैपिटल या लिक्विडिटी कैपिटल्स की बात कर सकते हैं हम लोग। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की तरलता का गुण नहीं होता था, परंतु मुद्रा में समान स्वीकृति के कारण हमारी पूंजी को तरल बनाए रखता है और हम वस्तुओं में पूंजी को लेने से मना कर सकते हैं, परंतु मुद्रा समान स्वीकृति होने के बाद आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। केन्ज ने बताया कि हम मुद्रा का 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा का मांग करते हैं: सौदा का उद्देश्य, सावधानी का उद्देश्य और सट्टा का उद्देश्य। साख का आधार, क्रेडिट का आधार भी हो सकता है, बेस ऑफ द क्रेडिट। वस्तु विनिमय प्रणाली में साख का निर्माण संभव नहीं था, जबकि मुद्रा का प्रचलन हुआ तो मुद्रा द्वारा हम साख का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र इत्यादि साख पत्रों का उल्लेख यानी पत्रों का उपयोग किया जाता है और अपने अतिरिक्त आय में बैंकों में जमा करवाते हैं और उन्हीं जमाओं के आधार पर बैंक साख का निर्माण करते हैं। ठीक है। शोधन की क्षमता या गारंटी कह सकते हैं। मुद्रा का यह भी कहा जाए कि किसी फॉर्म संस्था शोधन की क्षमता में गारंटी देता है और प्रत्येक व्यक्ति फॉर्म संस्था अपनी शोधन क्षमता की गारंटी बनाए रखने के लिए अपने पास कुछ न कुछ मुद्रा जरूर रखनी पड़ती है। अगर उस व्यक्ति अथवा संस्था फॉर्म के पास मुद्रा नहीं तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। अब मुद्रा के उपयोग को हम लोग देख लेते हैं। मुद्रा का उपयोग क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मुद्रा का उपयोग विभिन्न प्रकार के लेन देन में किया जाता है। मुद्राओं द्वारा कोई वस्तु खरीदी जाती है, बेची जाती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। मुद्रा के महत्व को देख लेते हैं। मुद्रा का महत्व क्या है। तो वर्तमान समय में मुद्रा इतनी आवश्यक हो गई, महत्वपूर्ण हो गई है कि मुद्रा के गुण और दोष का अध्ययन अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख भाग बन गया। मुद्रा का महत्व हम निम्नलिखित रूप से जो 3 भाग में बांट सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व। वर्तमान समय में मुद्रा का अर्थशास्त्र में जो प्रत्येक क्षेत्र में बहुत महत्व है। बिना मुद्रा का हम वर्तमान समय में एक भी दिन गुजार नहीं सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व निम्नलिखित है। उपभोग के क्षेत्र में महत्व। अर्थशास्त्र में अगर किसी भी व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं है तो वह अपनी इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं नहीं खरीद सकती है। व्यक्ति को जो आय काम करने से प्राप्त होती है वह मुद्रा के रूप में होती है। इसी आय को वह अपने इच्छा अनुसार खर्च करते हैं और करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। एक उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता उनकी कीमत के बराबर हो। उत्पादन के क्षेत्र में महत्व। वर्तमान क्षेत्र में यदि उत्पादक के पास मुद्रा है तो वह बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। उत्पादन के जो क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी बाजार में मांग होता है और तभी वह अपने लाभ अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधन की जो है समान उत्पादकता और संसाधनों की जो है मुद्राओं के रूप में कीमत का अनुपात जो बराबर होता है। विनिमय के क्षेत्र में महत्व। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम प्रत्येक वस्तु की कीमत एवं लागत का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, परंतु जब मुद्रा का प्रचलन हुआ तब से मुद्रा ने वस्तुओं को विनिमय प्रणाली के दोष को दूर किया और मुद्रा के द्वारा हम प्रत्येक वस्तु की कीमत, लागत और उत्पादक की आय का अनुमान लगा सकते हैं। वर्तमान समय में मुद्रा का विनिमय के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। ठीक है। व्यापार के क्षेत्र में महत्व। मुद्रा के विकास के कारण अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार करते समय बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हमारे व्यापार के क्षेत्र में बहुत सीमित होते थे और मुद्रा का जो विकास के कारण जो उत्पादक का पैमाना बढ़ा और उत्पादन का जो अधिक होने से बाजार का विकास हुआ और अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हमारा बढ़ावा मिला हमें। वितरण के क्षेत्र में महत्व। मुद्रा का आविष्कार कारण ही राष्ट्रीय आय के उत्पादन के संसाधन को उनका भाग देना और आसान हो गया और मुद्रा के रूप में ब्याज और श्रम, मजदूरी, पूंजी लागत, भूमि का लगान, उद्यमी को लाभ देना सरल हो गया
होता है। और वस्तु विनिमय प्रणाली से जो उत्पादन में संसाधन भाग देना इतना सरल काम नहीं था। पूंजी का निर्माण, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली से बचत और निवेश करना संभव नहीं था। मुद्रा के आविष्कार के कारण ही आसानी से बचत और निवेश कर सकते हैं। व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के बाद जो आय बच जाती है उसे बचत कहते हैं। इसी बचत से निवेश हो पाता है। निवेश के द्वारा ही पूंजी का निर्माण संभव हो पाता है। आर्थिक क्षेत्र में जो मुद्रा का अप्रत्यक्ष, हम लोगों ने इसके पहले प्रत्यक्ष रूप से देखा, अब हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा हमारे दिन प्रतिदिन जीवन का एक अधिक प्रभावित करती है। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का जो है अप्रत्यक्ष महत्व निम्नलिखित रूप से है। वस्तु विनिमय की असुविधाओं से छुटकारा। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्यों का मापन संचय करना संभव नहीं था, परंतु मुद्रा के विकास के कारण ही आप वस्तु के मूल्य का मापन कर सकते हैं और मुद्रा का संचय भी कर सकते हैं। मुद्रा का प्रचलन के बाद हमारे समय और धन की बचत संभव हुई। इसी धन के कारण हम आगे निवेश करते हैं। साख का निर्माण, मुद्रा के प्रचलन के बाद ही साख का निर्माण संभव हो पाया। व्यक्ति अपने अतिरिक्त आय को बैंक में जमा करता है। इसी प्राथमिक जमाओं के आधार पर व्यापारिक साख और के निर्माण करते हैं और मुद्रा के द्वारा साख का निर्माण हो सकता है। ठीक है। पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत कठिन था। मुद्रा के द्वारा पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग के द्वारा दूसरे उद्योग आसानी से ले जा सकते हैं। पूंजी गतिशील होने के कारण पूंजी की उत्पादकता में बढ़ती है और देश का उत्पादन भी बढ़ता है। सामाजिक कल्याण का माप। वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों को सरकार के लक्ष्य अधिकतम सामाजिक कल्याण और देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग या विदोहन करके सरकार मुद्रा द्वारा ही तय कर पाती है। राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत सामाजिक कल्याण में खर्च करना है और सामाजिक कल्याण में शिक्षा, बिजली, पानी, मनोरंजन, आवास, सुरक्षा इत्यादि वह शामिल होते हैं। अनार्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। मुद्रा को न केवल आर्थिक क्षेत्र प्रभावित करती है बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में भी महत्व निम्नलिखित है। सामाजिक क्षेत्र में महत्व। मुद्रा के विकास के कारण लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक दास्ता से छुटकारा मिल पाया है। समाजवादी युग में मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। बड़े बड़े जमींदार सेवकों के रूप में काम करते थे और वे अपने व्यवसाय के बदले में नहीं बदल सकते, क्योंकि मुद्रा के विकास के बाद लोग अपनी व्यवसाय इच्छा के अनुसार बदलना आरंभ कर दिए। राजनीतिक क्षेत्र में लोग मुद्रा को सरकारों को कर देते हैं और सरकार जो कर प्राप्त होती है उस सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय करते हैं और व्यय जनता के ऊपर खर्च होता है। कर देने के कारण लोगों को राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। मुद्रा के द्वारा सरकार के ये चीज़ें विकास हुई। ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं दूसरी पार्ट। थैंक यू सो मच।